Hello viewers, as we all know that today's video is on paper first LLB 3 year SAM 2 paper first. As you all seeing on your screen, we can read it. Chaudhary Charan Singh University LLB 3 year 6th semester course syllabus with effect from 2017-18 session semester 2nd. So today we are going to discuss paper first, namely jurisprudence second. In this paper we will discuss the legal concepts of jurisprudence. So now we start. The course shall comprises following, as we see on our screen. ये जो हमारा पेपर बनेगा jurisprudence second, इसमें following units will be included in this paper. The first unit is legal person. देखिए legal person एक concept होता है. हम इसमें ये जानने का प्रयास करेंगे कि लीगल पर्सन किसको कहेंगे. दो तरह के पर्सन होते हैं, नेचुरल पर्सन एंड लीगल पर्सन. नेचुरल पर्सन में तो हम जानते ही हैं कि जो नेचुरली जो व्यक्ति होते हैं वो नेचुरल पर्सन होते हैं. बट व्हाट इज द लीगली पर्सन, ये हम देखेंगे. नेचर एंड कंसेप्ट थ्योरीज ऑफ लीगल पर्सनालिटी. लीगल पर्सनालिटी, इसकी जितने भी थ्योरीज हैं उन सब का हम लोग इसमें कैटेगोरिकली सिस्टमेटिकली अध्ययन करेंगे. इस तरह से आज चूँकि हम इसका केवल ओवरव्यू देख रहे हैं पेपर का, तो हमारा जो सेकंड टॉपिक रहेगा ये है. सेकंड टॉपिक हमारा है लीगल राइट्स एंड ड्यूटीज़. लीगल राइट्स एंड ड्यूटीज़, इसमें हम लोग डिस्कस करेंगे डेफिनेशन, बेसिस एंड करैक्टरिस्टिक्स एंड काइंड्स ऑफ लीगल राइट्स, रिलेशनशिप बिटवीन राइट्स एंड ड्यूटीज़. अधिकारों और कर्तव्यों के बीच का जो संबंध है उसको हम देखेंगे, क्योंकि अधिकार के साथ साथ कर्तव्य भी आते हैं. अगर हम अपने कर्तव्य पूरे करते रहें तो स्वतः ही अधिकार हमको मिल जाते हैं. अदरवाइज अगर हम अधिकारों की मांग करेंगे और कर्तव्य पूरे नहीं करेंगे तो ये एक दूसरे के कॉम्प्लीमेंट्री हैं. वाइडर सेंस ऑफ राइट. अब थर्ड यूनिट आप देख रहे हैं पोजेशन. पोजेशन को हिंदी में बोलते हैं कब्जा. जैसे कि मकानों पे कब्जा हो जाते हैं, प्लॉट्स पर कब्जा हो जाता है, तो उसके बारे में विधिक धारणाएं क्या क्या हैं. थ्योरीज ऑफ पोजेशन, पोजेशन इन फैक्ट एंड पोजेशन इन लॉ. जो वास्तविक कब्जा है और एक विधिक कब्जा है, उनमें क्या अंतर है वास्तविक कब्जे में और विधिक कब्जे में. एक कब्जा कब विधिक माना जा सकता है और वो वास्तविक कब्जा कब कहलाता है, इन सब चीज़ों को हम समझने का प्रयास करेंगे. काइंड्स ऑफ पोजेशन, कब्जे के जो विभिन्न प्रकार हैं उनको हम जानेंगे डिटेल में. अभी तो ओवरव्यू चल रहा है. फिर हमारा यूनिट नंबर 4 ओनरशिप का है. ओनरशिप का मतलब होता है मालिकाना हक, स्वामित्व. कानून में स्वामित्व किसको कहते हैं और कैसे हम स्वामित्व को सिद्ध करेंगे, इसकी डेफिनेशन, काइंड्स ऑफ ओनरशिप, रिलेशनशिप बिटवीन ओनरशिप एंड पोजेशन. ये बड़ा इम्पोर्टेंट है. स्वामित्व और कब्जे का जो रिलेशन है उसको जानना है. इसमें स्वामित्व में ही कब्जा निहित रहता है. अगर स्वामित्व है तो उसको कब्जा लेने का विधिक अधिकार होता है. लेकिन ये जरूर नहीं है कि अगर पोजेशन है तो वो मालिक ही हो.
इलीगल पोजेसन भी हो सकता है। अब देखिए यूनिट नंबर 5 लाइबिलिटी। ये लाइबिलिटी से रिलेटेड है। सॉरी, लाइबिलिटी में जो जिम्मेदारियां तय की गई हैं, रेमेडिकल एंड पेनल लाइबिलिटी। सेकंड टाइप ऑफ लाइबिलिटी स्ट्रिक्ट एंड विकारियस लाइबिलिटी, मेंस रिया एंड नेग्लिजेंस। ये जो मेंस रिया है ये हमने लॉ ऑफ क्राइम में भी पढ़ा है। मेंस रिया, अपराध को सिद्ध करने के लिए मेंस रिया इम्पोर्टेंट होता है। और एक्टस रियस, एक्टस रियस का मतलब है कि कार्य के साथ साथ उसके मन में भी वो बातें होनी चाहिए जो कि अपराध घटित होने के लिए ज़रूरी होती है। एंड नेग्लिजेंस, नेग्लिजेंस को हम लोग पढ़ेंगे, लापरवाही को पढ़ेंगे। यूनिट 6 लॉ एंड जस्टिस। लॉ एंड जस्टिस, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट कंसेप्ट इन लॉ। ये बाद तक चलेगा क्योंकि किसी भी प्रकार का लॉ हो अल्टीमेटली वो जस्टिस प्रोवाइड करने के लिए होता है। अगर किसी लॉ से जस्टिस नहीं मिल रहा है तो उस जस्टिस में, उस लॉ में कहीं ना कहीं कुछ कमियां हैं, क्योंकि लॉ बनाने का उद्देश्य ये रहता है कि लोगों को जस्टिस मिले, उनको इंसाफ मिले। तो इसमें एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ जस्टिस एंड थ्योरीज ऑफ पनिशमेंट, वी विल स्टडी एंड डिस्कस द डिफरेंट थ्योरीज ऑफ पनिशमेंट। देन यूनिट 7 कंसेप्ट ऑफ स्टेट एंड सोवरेनिटी। देखिए ये इंपॉर्टेंट रहता है, हमेशा एग्जाम में आता है कि स्टेट का जो कंसेप्ट है, राज्य किसको कहते हैं, राज्य क्या है, राज्य की क्या डेफिनेशन है, इसके बारे में हम लोग जानने का प्रयास करेंगे। आर्टिकल 12 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल 12 में स्टेट की डेफिनेशन है। उसमें बताया गया कि स्टेट किसको बोलते हैं। उसमें दिया हुआ है लोकसभा के दोनों सदन, राज्यसभा और लोकसभा, इट मीन्स बोथ हाउसेस ऑफ द पार्लियामेंट, देन both houses of the state legislature and all the government machinery and its servants, वो सभी स्टेट की डेफिनेशन में आ जाते हैं। उसको पढ़ना है, आर्टिकल 12 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। फिर सोवर्निटी, सोवर्निटी जैसे कि वर्ड से पता चल रहा है, सोवर्निटी से बनता है सुप्रीमेसी। तो स्टेट में सुप्रीमेसी, सोवर्निटी अगर होगी तभी वो एक सोवर्निटी स्टेट बनेगा। इसको समझने के लिए हम लोग प्रीएम्बल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन देखेंगे। उसमें सबसे ऊपर ही ये लिखा हुआ है कि हम भारत के लोग भारत को एक लोकतांत्रिक, गणतंत्रात्मक, सेक्युलर, इस तरह से और एक पूर्ण प्रभुत्व संपन्न यानी कि सोवरन स्टेट बना रहे हैं। कि ये जो स्टेट है सोवरेनिटी इसमें है तो ये अपने डिसीजन खुद से ही करेगा, यहीं के लोग इसके लिए डिसीजन करेंगे, कोई बाहर से कोई इंटरफेयर नहीं करेगा या कोई कमांड नहीं देगा कि भाई ये करो, ये कानून बनाओ, ये बनाना है, ये नहीं बनाना है। तो भारत की संसद अपने आप में एक संप्रभु है, वो खुद ही कानून बनाएंगे, बाहर से कोई दूसरा विदेशी मुल्क उनको आदेशित नहीं कर सकता है। ये सोवरेनिटी का एक हमारा एक एलिमेंट है। फिर यूनिट नंबर 8 दैट इज लॉ एंड मोरालिटी। लॉ एंड मोरालिटी, देखिए अगर लॉ में मोरालिटी आ जाए तो फिर ये बहुत ही अच्छा कानून बन जाएगा। एंड अगर मोरालिटी नहीं होगी तो लॉ एक बस कमांड रह जाएगा। और जो ऑस्टिन की थ्योरी है कि भाई ये तो एक कमांड है, कमांड थ्योरी उन्होंने दी थी, तो वो एक कमांड बनकर रह जाएगा, उसकी एक्सेप्टेबिलिटी उतनी नहीं रहेगी जितनी की होनी चाहिए। तो ये रिलेशन बिटवीन लॉ एंड मोरल्स, लीगल इन्फोर्समेंट ऑफ मोरालिटी। देखिए मोरालिटी को हालांकि इन्फोर्सेबल नहीं बनाया गया है, लेकिन मोरालिटी
हमारा एक प्राकृतिक गुण है, ये नैतिकता है। अपने बुजुर्गों की सेवा करना, दीन दुखियों पर दया करना, ये मोरालिटी का ही है। अगर वो लॉ से जुड़ जाए तो वो अच्छे एक सोशल ऑर्डर के लिए अच्छा रहता है। फिर यूनिट नंबर 9, सोर्सेस ऑफ लॉ। सोर्सेस ऑफ लॉ क्या है? हम कानून कहाँ से प्राप्त करते हैं, ठीक है ना। तो ये नंबर 1 पर आएगा कस्टम, प्रथाएं, रीति रिवाज। हमने हजारों सालों से जो रीति रिवाज अपनाए जा रहे हैं उनके आधार पर हम लोग लॉ का वो भी एक सोर्स बन जाता है। जैसे कि हिस्टोरिकल स्कूल में जूरिस्प्रूडेंस के यही बताने का प्रयास किया गया है कि हिस्ट्री से जो पुराने रीति रिवाजों से जो कानून है वो उनसे मिल कर के आता है। प्रेसिडेंट में पूर्ण निर्णय हो जाते हैं। जो हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट्स के पूर्ण निर्णय हैं वो आगे आने वाले केसेस के लिए प्रेसिडेंट बन जाएंगे, वो एक मिसाल बनते हैं। एंड लेजिस्लेशन और विधायन, ये कानून बनाने का सबसे मॉडर्न तरीका है। द मॉडर्न टूल टू ओरिजिन लॉ, कानून के प्रोडक्शन का, जिस तरह से फैक्ट्री में उत्पाद बनता है उसी तरह से हमारे विधानसभा, लोकसभा, इसमें लेजिस्लेशन बनते हैं। ये एक सबसे आधुनिकतम सोर्स ऑफ लॉ है। आप देखते हैं जितने भी हमारे कानून बन रहे हैं सेंट्रल लेवल पे तो पार्लियामेंट से बनते हैं और स्टेट पर स्टेट लेजिस्लेचर उनको बनाता है। तो ये कानून फिर दोनों सदनों से पास होने के बाद सेंटर पर राष्ट्रपति की सहमति के बाद और स्टेट लेवल पर राज्यपाल की सहमति के बाद, उनके हस्ताक्षर के बाद ये जो बिल होता है कानून का रूप धारण कर लेता है और सरकार फिर उसको नोटिफिकेशन जारी करके संबंधित टेरिटरीज में लागू कर देते हैं। तो ये मॉडर्न फॉर्म कानून बनाने का रहता है लेजिस्लेशन। तो इस तरह से हम लोगों ने नीचे कुछ बुक्स रिकमेंडेड हैं, देखिए ये रिकमेंडेड बुक्स हैं। इसमें हम इंडियन राइटर की बुक्स, ये NM त्रिपाठी की जूरिस्प्रूडेंस, इसके अलावा NV परांजपे की जूरिस्प्रूडेंस की बुक्स हम लोग खरीद करके उसको पढ़ सकते हैं, उसे नॉलेज मिलेगी, कंसेप्ट क्लियर होंगे। रिकमेंडेड बुक्स यूनिवर्सिटी के द्वारा, इसको हम टेक्स्ट बुक हैं, इनको पढ़ना, अगर हम इनको पढ़ते हैं तो अच्छा ही रहेगा। फिर ये हमारे पूरे 9 यूनिट्स हो जाते हैं। इन 9 यूनिट से ये सिलेबस बना हुआ है, इससे पेपर बनेगा। तो आज हम लोगों ने पेपर फर्स्ट को देखा है। सेकंड वीडियो में पेपर सेकंड के सिलेबस को डिस्कस करेंगे। फिर उसके बाद हम लोग धीरे धीरे सिस्टम से हर यूनिट को अच्छे से डिस्कस करेंगे और ये पूरा सिलेबस तैयार हो जाएगा। आप सभी व्यूअर्स ने वीडियो को बहुत ध्यान से सुना, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच।